नाउ टुडे विल स्टार्ट एक्टिवेशन एनर्जी, जो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। ट्रांजिशन स्टेट, इंथैल्पी चेंज, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये हम ग्राफिकल देखने वाले हैं। तो ग्राफिकल कैसे देखेंगे, ध्यान दो। मान लो एक रिएक्शन हुआ है, इधर कर रहा हूं, एक रिएक्शन हुआ है, जो रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बन रहा है। तो कोलिजन थ्योरी में हमने क्या बताया था कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे। आफ्टर कोलिजन इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी पहले ये कोलिजन होगा, कोलिजन होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो इनमें एक समय ऐसा है काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। फिर ये रिएक्टेंट किधर चले जाएंगे, प्रोडक्ट साइड चले जाएंगे। और उसमें हमने ओरिएंटेशन के बारे में बात किया था। अब ध्यान देना, यहाँ पे मान लो हम एक यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, मैं केवल एनर्जी लिख दे रहा हूं, एनर्जी। और एक्स एक्सिस पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे से याद है, इधर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और उसको इस गैप को जंप करना होगा, इस एनर्जी गैप को जंप करना होगा। अब जैसे मान लो ये एनर्जी गैप 10 किलो जूल है और इसके पास 5 किलो जूल है या 8 किलो जूल है, तो ये कोलिजन होगा। टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोलिजन होगा तो एनर्जी इसका बढ़ेगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा। जैसे ही जंप 10 हो जाएगा, ये जंप करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, मान लो स्टार्टिंग में इस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी यहाँ पर है, कोलिजन हो रहा है, इसका एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लो 7 है, 7 मान लेते हैं, 7 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबका 7 ही होगा, कुछ का 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, कुछ 15 भी होंगे। तो वो जहां होंगे उस एनर्जी लेवल में वो लाई कर रहे होंगे। तो हम मानते हैं कि एक 7 है, 7 से कोलिजन हो रहा है, इसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो कंटिन्यूअसली एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद अब इसका एनर्जी जो है 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ। जैसे 10 होगा अब ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर आ चुका है। अब ये रेडी हो जाएगा जंप करने के लिए, यानी प्रोडक्ट बनने के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही 10 होगा ये जंप करके और प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही तो यहां से इसका एनर्जी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, 7 से 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। जैसे ही 10 हुआ, इधर से रिएक्टेंट से अब ये बन चुका है प्रोडक्ट, ये जंप हो चुका है। अब जैसे ही प्रोडक्ट में जाएगा, तो हमने बोला भी था कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना चाहिए, तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा रहेगा तो फिर से कोलिजन हो जाएगा और कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या है, स्टेबिलिटी है। अब ध्यान देना, जो यहां पर जिस स्टेट पर जैसे 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, जैसे 10 हुआ था ये जंप होने के लिए तैयार था, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, यानी जस्ट टू रेडी। अब ये रेडी है जंप करने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारा जेई का मार्क्स है 300 नंबर का, और उसमें 150 नंबर कट ऑफ है,
तो तुम्हारा 100 नंबर आया, 120 आया, 130 आया, 140 आया, 145 आया। जैसे ही 150 क्रॉस करेगा तो तुम अब पास होने के लिए रेडी हो गए हो। तो उसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी ऐसा स्टेट जहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आया है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए प्रोडक्ट का, नहीं तो फिर से नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें समझना है इस ग्राफ में, तो ग्राफ रिएक्शन जो हो रहा था उसको एक ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये एनर्जी के द्वारा हमने इसको इंडिकेट किया। अब इसमें हमें समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो देखो यहाँ से ध्यान से, अब यहीं से समझना स्टार्ट हो रहा करो। अब यहाँ पर इस पॉइंट से लेके और इसके मैक्सिमा तक, यानी यहां से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक, इस पॉइंट तक जो ये एनर्जी गैप है, ठीक है, जो तुम्हें ये एनर्जी गैप दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये वाला एनर्जी गैप, इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या फॉरवर्ड भी बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या फॉरवर्ड। मैं लिख दे रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी ये ए है, और रिएक्टेंट के लिए तो आर लिख दे रहा हूं, अगर फॉरवर्ड के लिए होगा तो एफ लिख देंगे। तो दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि डिफिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। कहां से चेक करेंगे? इस पॉइंट से लेके इस ट्रांजिशन स्टेट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक, उस एनर्जी गैप को हम, जो इस कोऑर्डिनेट पे दिख रहा है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे या फॉरवर्ड बोलेंगे। अब ध्यान देना, इस एनर्जी गैप को जो यहां से है और इसके मैक्सिमम पॉइंट तक, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड, ये प्रोडक्ट का है, यानी दिस वन इज, जैसे मान लो इधर से इधर आना हुआ, तो दिस वन विल बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, यानी बैकवर्ड। तो यहां हमने एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकल देखा, इस पॉइंट से लेके इस मैक्सिमम का जो एनर्जी गैप होगा यहां पर, और ये जो गैप होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, और दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट तो हमने दिखाई दिया। अब इसमें देखना है इंथैल्पी। अब देखो इंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंथैल्पी हमें कई बार आया भी था, देखो पीरियोडिक टेबल में, कि इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग कई बार इलेक्ट्रॉन्स लूज होते थे, गेन होते थे, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज भी होता था, एनर्जी गेन भी होता था। उस प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी का लेन देन हुआ, जैसे मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, दोनों एक ही साथ एक ही प्रोसेस में हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में 50 किलो जूल क्या हुआ, गेन हुआ, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में 100 किलो जूल रिलीज हुआ। तो फाइनल एनर्जी क्या हुआ है, तो 50 किलो जूल एब्जॉर्ब हुआ, 100 किलो जूल रिलीज हुआ, तो फाइनल 50 किलो जूल रिलीज हो गया है। यही हुआ ना, यानी टोटल एनर्जी का लेन देन उस प्रोसेस के दौरान, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी, यानी हीट से लेना देना है। हीट का कितना हीट लॉस हुआ या कितना हीट गेन हुआ, कंप्लीट। तो इस केस में अब हम वहां पर वैल्यू साइन के साथ पुट करते हैं। अब इस केस में ये जो एनर्जी गैप है वो रिएक्टेंट का है, और ये एनर्जी गैप प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पर इसके दौरान कितना, इस रिएक्शन होने के दौरान कितना हीट लॉस और गेन हुआ, इसका कैलकुलेशन करेगा डेल्टा एच। और डेल्टा एच कैसे करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, मतलब ये वाला है, माइनस एक्टिवेशन यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, और फॉरवर्ड और हम बैकवर्ड भी लिख सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ठीक है, दोनों का हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच, इंथैल्पी, इसका लेना देना कितना है। ठीक है, इंथैल्पी हम निकालेंगे।
अब हमें इस जानना है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एंडोथर्मिक का है कि एक्सोथर्मिक का है। तो तुम मेरे को देख के बताओ, इस फॉर्मूले से एनालिसिस करके बताओ कि ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक का है कि एंडोथर्मिक का है। देख के बताओ कि ग्राफ किसका है, एंडोथर्मिक का या एक्सोथर्मिक का। एक आंसर आया, 2 आंसर, 3 आंसर, ठीक है। कोई एंडो बोल रहा है, कोई एक्सो बोल रहा है। देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट, ये एनर्जी गैप रिएक्टेंट का है और ये एनर्जी गैप प्रोडक्ट का नहीं बैकवर्ड का है। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। जब डेल्टा एच निगेटिव आएगा, जब डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, हम एक्सो बोलेंगे, और जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हम एंडो बोलेंगे। कई बार बातें आ चुका भी है, प्लस और माइनस। तो ये देखो, ये जो है गैप कम है और ये गैप ज्यादा है, तो कम एनर्जी में से ज्यादा एनर्जी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। इसलिए ग्राफ किसका हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का। यानी तुम्हें जब ऐसा ग्राफ दिया जाएगा और ये ग्राफ का ये पॉइंट और ये पॉइंट ये नीचे अगर होगा तो एक्सो को समझना है, अगर ये नीचे होगा तो हम एक्सो समझेंगे। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा होता, यही ग्राफ कुछ ऐसा होता, जैसे एक रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं जिसमें कि यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये हम ग्राफ अगर हम ऐसे बना दिए, ठीक है, तो ये ग्राफ अब किसके लिए है, तो देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ये है ट्रांजिशन स्टेट, दिस वन विल बी ट्रांजिशन स्टेट, जहां रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कहां चले गए, प्रोडक्ट में, ठीक है। और इस एनर्जी गैप को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड बोलो या रिएक्टेंट बोलो, और इस एनर्जी गैप को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, यानी प्रोडक्ट बोलो या बैकवर्ड बोलो, ठीक है। अब इसमें हम डेल्टा एच अगर निकालेंगे तो डेल्टा एच जो आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। और देखो फॉरवर्ड का गैप ज्यादा है और बैकवर्ड का गैप कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा तो एंडो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ग्राफ अगर नीचे की तरफ चला आएगा तो एक्सो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पहले इतना राइट डाउन करो, इसके ऊपर एक और ग्राफ बताता हूं। ये बातें क्लियर हो गई, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहां पर हमने देखा एक्टिवेशन एनर्जी, ग्राफिकल ट्रांजिशन स्टेट, इंथैल्पी, और एक्सो और एंडो। ये पांचों पॉइंट इस ग्राफ में इंक्लूड है, और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ग्राफ दे के ही पूछेगा। ऑप्शन में ग्राफ ही रहेंगे, बोलेंगे कौन सा ग्राफ एक्सो के लिए है, कौन ग्राफ एंडो के लिए है। आपसे कैलकुलेशन में पूछ लेगा कि डेल्टा एच निकालो, यहाँ पर वैल्यू दे देगा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इतना है, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करो। अच्छा, इसमें इस केस में डेल्टा एच क्या है, अच्छा यहाँ पर देखो डेल्टा एच यहाँ से ही बताता हूँ। हाँ, अब एक पॉइंट और अभी इसमें डेल्टा एच, जैसे तुम इसमें से इसको माइनस किए तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो दोनों का डिफरेंस आया, ये डेल्टा एच कहलाएगा ग्राफ में। तो कभी भी तुमसे ग्राफ में डेटा देके पूछ लेगा कि डेल्टा एच कैलकुलेट करो, तो इसमें से जब तुम इसमें माइनस किए तो डिफरेंस यही आया था ना, इसी को हम डेल्टा एच बोलते हैं।
यहाँ पर ये डिफरेंस में से ये वाला माइनस किए तो डिफरेंस कितना आया था, ये आया था। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा एच। अब भले पॉजिटिव आए नेगेटिव आए अलग बात है, लेकिन ये जो गैप है दोनों का डिफरेंस का, दिस गैप इज नोन एज डेल्टा एच, यानी चेंज इन इंथैल्पी। तो आपसे डेल्टा एच भी कैलकुलेट करवाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का वैल्यू दे देगा और आपसे डेल्टा एच कैलकुलेट करवाएगा, या डेल्टा एच ही दे देगा और आपसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वैल्यू पुट करवाएगा। तो ग्राफ में ये डेल्टा एच है और ये डेल्टा एच है। इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करो दोनों। तो इस गैप को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड या रिएक्टेंट, और इस गैप को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। और देखो यहाँ पर यहाँ इस मैक्सिमा से लेके इस पॉइंट तक के हम डिफरेंस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से लेके और यहां तक, मैक्सिमा टू यहां, मैक्सिमा से लेके यहां तक के एनर्जी गैप को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सारे रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ में आपको आना चाहिए। सबने लिख लिया? सबने रिप्रेजेंट कर लिया? तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आया, ये गैप से इस गैप को। अच्छा, इस जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं कोलाइडिंग एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो एनर्जी गैप है, ये मतलब यहां से यहां तक, जितना पहले स्टार्टिंग में कोलिजन के पहले जैसे 7 किलो जूल हमने बोला था, तो दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ये वाला जो भी है यहां पर एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है, ये वाला एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स।
सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? यहां से लेके यहां तक के एनर्जी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। और यहां से लेके यहां तक के एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड या प्रोडक्ट। दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा एच। मैक्सिमा से लेके यहां तक एनर्जी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस एनर्जी गैप, जो एनर्जी था स्टार्टिंग में जो लड़ने गया था रिएक्टेंट, उसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के लिए। तो इसका मतलब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी का सम क्या होगा? इसको मैं हटा दूं, जो यहां पर एनर्जी है वो एनर्जी यहां भी होगा। जो गैप वहां रिप्रेजेंट किया गया है वो गैप यहाँ इसमें भी वही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर मैं लिखूं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज सम ऑफ, क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट लिखो या फॉरवर्ड लिखो, प्लस ये वाला, और ये कोलाइडिंग एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का होगा। तो एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग molecules of reactant, डेल्टा एच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है ना। डेल्टा एच तो ये है, राइट साइड वाला भी हम ऐसे कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन इसमें है वो इसमें भी होगा। देखो ये जो होगा यहां से एनर्जी यहां तक, ये क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यहां तक एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। यहां से यहां तक का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड या रिएक्ट प्रोडक्ट। जो ये गैप आएगा दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिफरेंस डेल्टा एच कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस डेल्टा एच कहलाएगा। और ये एनर्जी जो यहां से यहां तक का है, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? कोलाइडिंग एनर्जी, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला है। बात क्लियर? डेल्टा एच ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये है, यानी बैकवर्ड का ये है। ये एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। ये जहां से लड़ने गया है उस एनर्जी को एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। डेल्टा एच इज ए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, बट डेल्टा एच इज ए इंथैल्पी, दिस वन इज एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब इसका मतलब यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला, और इसका सम होगा, यही होगा ना। ये वाला और ये वाला जोड़ दो तुम, ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी जोड़ दो तो ये आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो बोलो। फिर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आगे बढ़े।
कोई भी कैलकुलेशन देगा निकाल लोगे ना, न्यूमेरिकल देता है तो ये ग्राफ हमें समझ में आना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में वैल्यू देगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इतना है, तो ये ग्राफ हमें माइंड में होना चाहिए। ये पूछ रहा है, ये दिया है, ये पूछ रहा है, ये डेल्टा एच पूछ रहा है, ट्रांजिशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है, तो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए और उसके बेसिस पर हमें आंसर करना होगा। तो या तो ग्राफिकल क्वेश्चन पूछेगा या तो न्यूमेरिकल्स डेटा देके पूछता है, तो डेटा देके तुम तभी बना पाओगे जब ये ग्राफ तुम्हें अच्छे से आ रहा है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्राफ के लिए। चलो नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट हम एक और ग्राफ बना रहे हैं। मान लो हमारे पास दो रिएक्शन है, ए बी बना, दो स्टेप में रिएक्शन है एक ही, और फिर बी से बन गया सी। तो दो स्टेप में रिएक्शन हुआ, स्टेप 1 में और यही फिर स्टेप 2 में गया, दो स्टेप में हमसे रिएक्शन दिया गया है, ए से बना और बी से बना सी, ए से बना बी और बी से बना सी। अब ध्यान दो, यहां पर इंडिकेट किया है कि पहला वाला स्लो है, मतलब ये जो है वो स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे हो रहा है, और दूसरा स्टेप वाला फास्ट है। ये क्वेश्चन में इंडिकेट करके हमें दिया है, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप और सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। अब हमें यहां पर इस रिएक्शन में इंडिकेट ये भी करेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। मान लो ये एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में एक्सो में क्या होगा, ग्राफ नीचे से जाएगा, और एक एंडो में क्या होगा, ग्राफ ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। अब एक्सो एंडो अभी हटा देते हैं, अब इस बात को समझते हैं। तुम अब यहां से मेरे को जवाब दो कि अगर स्लो रिएक्शन है, अगर स्लो रिएक्शन है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी, और एक फास्ट स्टेप है और एक स्लो स्टेप है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, स्लो का या फास्ट का? अच्छे से सोच के बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, स्लो का या फास्ट का? सबने सही बोला, एक आंसर दो आंसर। एक तो आया, ये नाम ही नहीं दिख रहा है, और एक पायल का आया, ठीक है, आंसर होगा फास्ट का, सही है ना? गधे हो तुम। अच्छा, तुम्हें मान लो कट ऑफ मार्क्स ज्यादा कर दिया जाए तो तुम ज्यादा पास हो जाओगे, कट ऑफ मार्क्स अगर ज्यादा कर दिया जाए तो तुम ज्यादा पास हो जाओगे। अगर मान लो एक एक एनर्जी गैप इतना है और एक एनर्जी गैप इतना है, कौन जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा, कम वाला में या ज्यादा वाला में? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा उसमें मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी क्रॉस करेंगे, यानी जो फास्ट हो रहा है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। जिसमें स्लो स्लो हो रहा है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा, तभी तो जंप नहीं कर पा रहा है। अभी ऐसे सोचने वाली बात है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि स्लो स्टेप, और जरूरी नहीं कि पहला वाला ही स्लो देगा, दूसरा वाला भी स्लो दे सकता है, लेकिन स्लो स्टेप हैज मोर एक्टिवेशन एनर्जी, मोर एक्टिवेशन एनर्जी देन फास्ट स्टेप।
स्लो स्टेप हैज मोर एक्टिवेशन एनर्जी देन फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फास्ट। ठीक है, फास्ट वाला में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, इसलिए वो। अब देखो यहां पर ग्राफ कैसे बनाएंगे। हम एक ग्राफ अब इसके लिए ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में तुम्हें इतना दे देगा और तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। यहां पर एनर्जी होगा और ग्राफ में तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो तुम्हें इसको देख के ग्राफ बनाना होगा। अब मैं पूछता जाऊंगा, तुम बताते जाना। चलो मैं यहां से स्टार्ट किया ग्राफ बनाना, यहां तक गया, यानी ए के मॉलिक्यूल्स अब बी में कन्वर्ट होने लग गया। यानी ए का मॉलिक्यूल्स ये ट्रांजिशन स्टेट है, अब ये बी में कन्वर्ट हो गया, यानी ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। अब हमें ये बताना है कि जब मैं बी से सी बनाना स्टार्ट करूंगा तो ये ग्राफ मैं ऊपर से लेके जाऊं, ठीक है, कि ये मैं ग्राफ नीचे से ही लेके जाऊं। इसके कंपेयर में ऊपर से जाएगा या इसके कंपेयर में ऊपर से जाएगा या इसके कंपेयर में नीचे से जाएगा, ये सोच के तुम्हें बताना है और तुम बताओ। यानी तुम बताओ ये फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा। क्या होगा? सेकंड वाला होगा। बिल्कुल सही है। क्यों फर्स्ट वाला नहीं होगा? तो फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा कि देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना है ए से बी जाने का, और अगर मैं ऊपर वाला लिख दिया तो बी से सी जाने का जो स्पीड है, एक्टिवेशन है, वो ज्यादा हो जाएगा। देखो इसका गैप कम है, इसका गैप ज्यादा हो गया ना। तो ये जो फास्ट है, तो फास्ट का क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी कम होना चाहिए ना। तो ये ज्यादा कैसे हम लिखेंगे? तो ये हम ऊपर से नहीं लेके जाएंगे, यानी ये ग्राफ कहां से होके गुजरेगा? इसके हाइट से नीचे होके गुजरेगा। ये ग्राफ इसके से नीचे होके गुजरेगा, बरोबर है, इससे नीचे होकर गुजरेगा। और देखो बी सब क्या बन गया? सी। अब यहां पर अगर एक्सोथर्मिक है, बरोबर है क्या, वो इंडिकेट करेगा एक्सोथर्मिक है कि नहीं है। तो ये ग्राफ ये नीचे से जाएगा। अगर ये लिख दिया कि एंडोथर्मिक है तो इस लेवल से ऊपर ही रहेगा, इस लेवल से ये ऊपर ही रहेगा। अगर लिख के दिया कि एक्सोथर्मिक है तो इस लेवल से इस ग्राफ को नीचे तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये बी से क्या बन गया? सी। तो ये ए से बी बना और ये बी से सी बना। एक चीज और याद रखना है कि जितना स्टेप होगा उतना हमें ट्रांजिशन स्टेट यानी पीक उतना मिलेगा। जितना हमें स्टेप होगा उतना हमें पीक मिलने वाला है, यानी 2 यहाँ ट्रांजिशन स्टेट हो मिल रहा हमें। तो ये भी एक हमारे लिए क्लू बन जाता है। जैसे ऑप्शन में दिया जाएगा तो हम पहले देख लेंगे कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। जितना स्टेप में होगा उतना उसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, उतना पीक बनेगा। तो एक क्लू हम ये भी लिख लेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। अब 3 स्टेप में होता तो 3 बनता। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब थोड़ा सा हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का सोचते हैं, एमसीक्यू टाइप का सोचते हैं कि अगर हमारे पास मान लो क्वेश्चन आया ही है, हम किस किस बेसिस पे आंसर को उसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब किसको किसको कैसे रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो पहला रिजेक्शन का तरीका हमारा होना चाहिए ये कि जितना जितना स्टेप होगा उतना उसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, मान लो 3 स्टेप में हुआ था 3 स्टेप में होगा 3 ट्रांजिशन स्टेट होगा, 2 स्टेप में होगा तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो उसके बेसिस पे तुम 1-2 ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो। मान लो 2 ऑप्शन हमें जिसका ट्रांजिशन स्टेट सही सही दिया है।
अब तुम जाओ इस पर, कौन स्लो है कौन फास्ट है। तो दूसरा पहचानने का तरीका स्लो और फास्ट। अगर स्लो है, दूसरा वाला फास्ट है, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी का गैप इससे गैप से कम होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी ये स्टेप नंबर 1 का है रिएक्टेंट के लिए, और ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 का है, स्टेप 2 का है रिएक्टेंट के लिए। तो ये स्टेप कम होना, गैप कम होना चाहिए, गैप ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट है। तो फास्ट अगर है और ये स्लो है, तो स्लो है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखाना पड़ेगा, और फास्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्लू ये मिलेगा। और अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे एक्जो और एंडो पे। अगर एक्जो है तो ये ग्राफ इस लेवल से नीचे तक जाएगा, अगर एंडो होता तो इस लेवल से ऊपर ही रह जाता। तो ये हमारे लिए क्लू नंबर 3 है। इस 3 क्लू से हम रिएक्शन को पहचान जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि पहला वाला स्लो ही लिखेगा, पहला वाला फास्ट होता दूसरा वाला स्लो होता। तो अगर पहला वाला ऐसा अगर होता, जैसे उसी को मैं लिख रहा हूं कि ए से एक और ग्राफ बना रहा हूं, ए से बी जो है वो स्टेप 1 है, स्टेप 1 है जो कि फास्ट है, और बी से सी जो है जो कि स्टेप 2 है और ये स्लो है। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमें इंडिकेट किया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तो हम जाएंगे ही। अब हमें इस ग्राफ के लिए ड्रॉ करना, कैसे करेंगे ड्रॉ? तो यहाँ एनर्जी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ये देखो, यहां से चलेंगे हम, यहां जाएंगे, अब ये बन गया हमारा ए से क्या बन गया बी। अब बी फास्ट है और जो बी से सी है वो स्लो है। स्लो है मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यानी इसका हाइट ऊपर जाएगा। अब बात रहा कि एक्जो है कि एंडो है, तो मान लो एक्जो है तो ये ग्राफ नीचे से होके जाएगा, इस लेवल से नीचे से होके जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये हाइट बढ़ गया, तो सेकेंड वाला का हाइट इसलिए बढ़ा क्योंकि ये स्लो है। स्लो है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो यहाँ हाइट डिक्रीज हुआ है और यहाँ हाइट इंक्रीज हुआ है। ये एक्टिवेशन एनर्जी स्टेप 1 का है और ये एक्टिवेशन एनर्जी स्टेप 2 का है, और दो ट्रांजिशन स्टेट तो होना ही होना है, क्योंकि दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो दो ट्रांजिशन स्टेट आएगा, क्योंकि एक ए से बी बन रहा है, एक बी से सी बन रहा है। बात हो गई क्लियर? तो हमारे पास जब भी ऑप्शन आए तो तुम 3 क्लू दिमाग में रखो। पहला कि जितना ट्रांजिशन स्टेट है, जितना स्टेप है उतना ट्रांजिशन स्टेट। दूसरा, कौन फास्ट है कौन स्लो है। अगर फास्ट है तो उसका जो हाइट है वो कम से लेके जाना, और जो स्लो है उसका हाइट ऊपर से लेके जाना। देख लो, समझ लो, फिर बोलो। नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन करो इसको, राइट डाउन, नोट डाउन करके लिखो एक पॉइंट। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, when temperature is increased by 10 degrees Celsius, when temperature is increased by 10 degrees Celsius, when temperature is increased by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. When temperature is increased by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. When temperature is increased by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. तो मुझे बताओ, अगर एक के कंटेनर में 40 डिग्री से लेके और अगर 90 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर एक कंटेनर में 40 डिग्री था पहले और 90 डिग्री लेके चला गया, तो वैभव 5 टाइम्स, निकिता 10 टाइम्स, ये कौन है, ये शुरू 100 टाइम्स, मुरनाल 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 32 टाइम्स। हाँ आंसर करो जो मर्जी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, तो देखो 40 से कहाँ गया 50, तो 40 से 50 हुआ होगा, कितने टाइम्स हुआ होगा 2 टाइम्स। 50 से 60 हुआ होगा तो 2 इंटू 2 टाइम्स, यानी कि 2 के पावर 2, डबल हो गया होगा ना। 60 से 70 यानी फिर इसके डबल, यानी फिर इसके डबल। 70 से 80 यानी फिर इसके डबल। 80 से 90 यानी फिर इसके डबल, यानी 2 के पावर 5, यानी एक ही के आंसर दिया था किसी ने 32। और वो है, उसका नाम ही नहीं, बेनाम है, वो गुमनाम है। प्रेम लास्ट में बोला है। तो आंसर क्या आएगा 32 टाइम्स। हर 10 डिग्री पे कितना बढ़ता है 2 टाइम्स। तो 32 टाइम्स आएगा। क्लियर। बट हाउ एक्सपेरिमेंट किया गया है, हर 10 डिग्री पे स्टेटमेंट लिखवा के क्वेश्चन बोला हूं ना, स्टेटमेंट लिखवाया ना कि हर 10 डिग्री पे स्पीड जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाता है। तो हर 10 डिग्री पे स्पीड जो है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट एक और पॉइंट लिख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन कौन अफेक्ट डालता है, तो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या क्या चेंज करता है, कैटलिस्ट अल्टर्स। अब इसमें जो कुछ पॉइंट है वो हालांकि थर्मोडायनामिक्स का है, तो अभी लिख लेना, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये अल्टर करता है। सेकेंड पाथ ऑफ रिएक्शन, पाथ ऑफ रिएक्शन।
बिल्कुल सही बात है, ये अल्टरनेट पाथ से लेके जाता है जिस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल सही है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है, ये कम कर देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको भी चेंज कर देगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे चेंज करेगा, थोड़ा सा इस बात को जान लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे चेंज करेगा, मान लो एक रिएक्शन है जो बिना कैटलिस्ट का हो रहा है, यानी ये एनर्जी है और ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन जो है, मान लो हम अमोनिया ही बना रहे हैं, अमोनिया के प्रिपरेशन में ये बिना हम कैटलिस्ट का हमने रिएक्शन बनाया हमने प्रोडक्ट। अब इसी में हम क्या करते हैं, आयरन वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह डाल देते हैं या कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन अब क्या हो जाएगा, जो ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी था ये वाला, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये वाला, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये अनकेटलाइज्ड रिएक्शन है। अनकेटलाइज्ड रिएक्शन, अनकेटलाइज्ड रिएक्शन है, और ये जो है केटलाइज्ड रिएक्शन है। इसमें केटलाइज मतलब इसमें कैटलिस्ट यूज किया गया है, केटलाइज्ड रिएक्शन है। ब्लैक वाला अनकेटलाइज है और ब्लू वाला केटलाइज्ड है। केटलाइज्ड में इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ, अब थ्रेशोल्ड किसको डिफाइन करते हैं, इस हाइट से लेके इस हाइट तक, यहां तक, टॉप टू बॉटम। तो ये थ्रेशोल्ड इसका है और ये थ्रेशोल्ड यहां से लेके यहां तक, ये थ्रेशोल्ड इसका है। तो देखो थ्रेशोल्ड में डिफरेंस आया कि नहीं आया। इसका मतलब कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करता ही करता है, पाथ ऑफ रिएक्शन समझाया था तुम लोग को कि कैटलिस्ट जो है, जैसे किसी ने पूछा था कि सर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम कर देता है। जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, हमें जंप करके यहाँ जाना है, मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे से किसी ने बोला मुझे यहाँ इस जगह पे पहुंचना है, तो मेरे को किसी ने बोला ऐसा करो हम तुम्हें एक दूसरे पाथ से लेके चल रहे हैं जिस पाथ में गैप बहुत कम है, तुम वहां आसानी से जंप कर जाओगे या तुम चले जाओगे। तो कैटलिस्ट यही काम करता है, एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है जिस पाथ में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। तो कैटलिस्ट क्रिएट अल्टरनेट पाथ विच एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी क्या कर देगा, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, अगर मान लो स्पीड ज्यादा हो गया तो रेट कांस्टेंट भी ज्यादा हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से ही पढ़ते आ रहे हो क्या, कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, यानी कैटलिस्ट क्या क्या नहीं करता है। तो कैटलिस्ट जो है एक रिएक्शन के, कैटलिस्ट जो है एक रिएक्शन के सॉरी इक्विलिब्रियम के पोजीशन को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। इक्विलिब्रियम अचीव होने में एक टाइम जरूर कम लगाता है, तो कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम।
but it do not disturb the position of equilibrium. Do not change, ये बात सबको मालूम है ना, do not change the position of equilibrium. Do not change the position of equilibrium. ये पोजीशन को चेंज नहीं करता है. सेकेंड बात है, क्या और नहीं करता है, तो मैं बताया था कि यहां पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मान लो हमने कैटलिस्ट मिलाया तो इसका काइनेटिक एनर्जी से कोई उसको लेना देना नहीं है. तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसके एनर्जी को चेंज करने का काम नहीं करता है. उसके अलावा डेल्टा एच को ये चेंज नहीं करता है, डेल्टा एस को नहीं करेगा, और ये केसी के वैल्यू को चेंज नहीं करता है. केसी याद है ना, केसी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. तो ये केसी का जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर पाता है. और एक और वैल्यू है डेल्टा जी. तो इसमें तीन टर्म तुम्हें, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों थर्मोडायनेमिक्स के टर्म है. तो डायरेक्ट लिख लेना, बाद में इसके बारे में हम अब बताना पड़ेगा पूरा कि डेल्टा जी होता क्या है, डेल्टा एस क्या है, इंट्रोपी, फ्री गिब्स एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी. इसको लिख लेना, अभी याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसको अभी एक्सप्लेन तब होगा जब थर्मोडायनेमिक्स तुम पढ़ोगे. तो कैटलिस्ट एल्टर, कैटलिस्ट क्या क्या चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, पाथ ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और रेट कांस्टेंट. ठीक है, क्या क्या नहीं करता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, केसी. बरोबर है. चलो, एक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, और यहां लिखा हुआ K1, K2 और K3. ठीक है, और यहां इंडिकेट किया है K1 से K2 बड़ा है, K2 से K3 बड़ा है, और ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है. तो तुम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो. ग्राफ क्या होगा, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है. पाथ को कैसे अल्टर करता है, वो अल्टरनेट पाथ से लेके जाता है, उस पाथ से लेके जाता है जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है. तो ये उस पाथ से लेके जाता है जिस पाथ में उसकी, तो वहां पर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करता है. एक्चुअली ये क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है. चलो, इस पाथ से जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है उस पाथ से रिएक्शन को लेके जाता है. तो यहां पर एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. जिसमें K1, K2, K3 दिया है.
ड्रॉ हो गया ग्राफ। अब देखो तुम्हें मैं यहां पर पढ़ाया हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के जो भी है यहां पर, अगर के का वैल्यू ज्यादा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। जिसका के ज्यादा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फास्ट है, ये सबसे फास्ट है क्योंकि के ज्यादा है इसका, ये थोड़ा कम फास्ट है और ये सबसे स्लो है। तो ये इंडिकेशन से फास्ट और स्लो का हम आइडिया लगा सकते हैं। कभी वो नहीं लिखेगा क्वेश्चन में कि फास्ट है कि स्लो है, तो हमारे लिए ये इंडिकेशन है। ये कहां से समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जो हम पार्ट 2 में पढ़ाए थे कि अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं यहां से ग्राफ स्टार्ट करूंगा। ए से बी बना, ए से बी बन गया। अब हमें बी से क्या बनाना है, सी। ए से हमें बी बनाना है, अब हमें बी से क्या बनाना है, सी। तो बी से सी हाइट कहां जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि ये वाला फास्ट है, तो फास्ट है तो एक्टिवेशन कम होगा। ये बन गया सी, और सी से क्या बनाना है, डी। ये और कहां जाएगा, नीचे। और एक जो है तो इसमें 3 ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा, TS1, TS2, TS3। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और एक जो थर्मिक है तो ग्राफ नीचे से जाएगा। बरोबर है। तो ये अपना जो इस टेस्ट का सिलेबस है, पहला जो पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और कोलिजन थ्योरी और अर्हनियस इक्वेशन, ये चारों पार्ट। एक्सोथर्मिक आल्सो टेल्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। नहीं, एक्सोथर्मिक कैसे बताएगा रिएक्शन के बारे में, एक्सोथर्मिक कैसे इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन फास्ट है कि नहीं। रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, बताओ। बताया था ना, अभी बता रहा हूं मैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या तुम कहीं लिखे थे कि एक्सोथर्मिक भी फैक्टर को अफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग में क्या लिखे थे, टेम्परेचर लिखे थे, कैटलिस्ट लिखे थे, के ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं और आप जिसे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। तो यहां पर इससे पहले कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, तुम पहले लिख लो कि तुम्हें जो एग्जाम में टेस्ट में आएगा वो कहां कहां से आएगा। तो कंसेप्चुअल से आएगा, लिख लो क्वेश्चन सारे। कंसेप्चुअल से आएगा 1 to 27 और 65 to 83। लेवल 1 में क्लास वर्क में आएगा 1 to 14, जिसमें आके आपको 1 और 3 नहीं बनाना है क्योंकि इसमें थोड़ा मिक्सिंग क्वेश्चन है। 1, 3 आपको नहीं बनाना है। लेवल 1 के ही होमवर्क में आएगा 1 to 7 और 28 to 31। ठीक है, और लेवल 2 का क्लास वर्क में आएगा 1 to 9, फिर 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 और 52 और 53। क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं है। लेवल 2 का होमवर्क में आएगा 1, 5, 6, 7, 8, 21, 22। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें टॉपिक है
प्रीवियस EAMCET क्वेश्चन, जिसमें आएगा 589। उसके बाद है लेवल 3। लेवल 3 में है 1, 5, 31, 29 to 33। तो पहले आपको इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना है। सर व्हेन डेल्टा H इज नेगेटिव देन फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर, then we can say that speed will be speed of the reaction, then we get the speed of the more, so we can say that delta H। देखो डेल्टा H से निगेटिव है तो उस केस में तुम प्रेम ये सही बोल रहे हो कि डेल्टा H नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन वो किस केस में बोला जाता है तुम्हें याद है? वो टेम्परेचर बढ़ाना और घटाने के केस में बोला जाता है। तुम इक्विलिब्रियम को याद कर रहे हो कि सर एक रिएक्शन है ए से बी गया और वहां डेल्टा H अगर निगेटिव है और इस केस में अगर टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का फॉरवर्ड भागता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने के संदर्भ में बोला जाता है, मतलब इससे वो रिलेट किया जाता है। यहाँ हम टेम्परेचर घटा और बढ़ा नहीं रहे थे, उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, वो सब एक ही कंटेनर में हो रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर सबका सेम है। तो वहां टेम्परेचर से डेल्टा एच से उसका टेम्परेचर से लेना देना है, यानी डेल्टा एच निगेटिव अगर है तो टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड का स्पीड बढ़ता है। तो ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात किया जाता है, लेकिन हम यहाँ टेम्परेचर के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस नॉर्मली बता दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है या कम है। तो हम डेल्टा एच से यहाँ डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ा घटा रहे हैं ना। डेल्टा एच से तब डिसाइड करेंगे जब टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तब, और इस केस में टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं किया जाता है, समझे का? चलो मैं अब कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, तो पहले लिख लो इसको, तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में जो पढ़ाया था इसमें क्या कर दिया, इधर से उधर पूरा वो पूरा मिक्सिंग कर दिया। कितना बढ़िया टॉपिक है, सेपरेट है बिल्कुल, सब इधर से उधर मिक्स कर दिया। चलिए जी स्टार्ट करें ना क्वेश्चन। अब यहाँ जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे ज्यादा क्वेश्चन अरहनियस वाला करवाएंगे। देखो क्योंकि पहला वाला पार्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस वाला था वो आसान है, उसके बाद कोलिजन थ्योरी लॉजिकल है और फैक्टर अफेक्टिंग लॉजिकल है, बच गया न्यूमेरिकल बेस अरहनियस का। तो हम ज्यादा क्वेश्चन जो लेंगे वो अरहनियस का लेंगे। ए से बी गया जिसका के ए दिया हुआ है 10⁻15 ई के पावर -2000t, 2000/t, और सी से डी गया जिसमें के सी दे रखा है 10⁻14 ई के पावर -1000/t। कह रहा है कि टेम्परेचर T, ये अरनियस का क्वेश्चन है। टेम्परेचर T के एट विच के ए इक्वल टू के सी, कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर के ए का वैल्यू के सी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में है 1000 के, दूसरा है 2000 के, तीसरा है 2000/2.303 के, और फोर्थ है 1000/2.303 के। चलिए जी बनाइए इसको। किस टेम्परेचर पर
आपका वैल्यू जो है वो K1 और K2 बराबर हो जाएगा। और ये अगर तुम क्वेश्चन ढूंढोगे तो लेवल 2 में क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 8 है ये। किसी का आंसर आया? कोई ऐसा है जिसका आंसर आ गया? कैसे जेई निकलेगा? ये क्वेश्चन ऐसा, और अनियस का क्वेश्चन जेई में ना बौछार लगा देता है। जी ऐसा अरनियस का क्वेश्चन जेई में, तो एक सही है शिवानी चौगुले का, और सोहा का गलत है, सरनवी चौगुले का, शिवानी नहीं। हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गया सरनवी। थोड़ा सा नाम गलत होता है तुम लोग एक्टिव हो जाते हो। आदर्श सर, सरनवी मत बोलो। अंकुश का भी सही है, आदर्श का भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 होगा। तो इसको बनाने का दो तरीका, एक कुछ भी नहीं है, सोचोगे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है। के और के सी बराबर करना है, कर दो। किस टेम्परेचर पे? इसमें तुम केमिस्ट्री लगाओगे, लगाना भी नहीं है। T1 T2 तो लिखा नहीं है, इसको इधर जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 10, ये और ये डिवाइड मारोगे तो कैंसिल हो जाएगा। e के पावर -2000 t अपॉन e के पावर -1000 अपॉन टी। अब तुमको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ln लेना पड़ेगा। तो टेक ln बोथ साइड, ln 10 इंटू e के पावर -2000 अपॉन टी। टेक ln क्यों ln ही लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ e है ना जी, तो e को सोल्व करने के लिए बिना लॉग लोगे तो थोड़े होगा वो। अब इसमें लगा दो वैल्यू, ये हो जाएगा ln 10 प्लस ये m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ln e के पावर -2000 अपॉन टी होगा ना। अब देखो ये इसके पावर में है, तो ये पहले चला आएगा तो -1000 अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा ln e, और ये e, इसका वैल्यू क्या गिरेगा 1 गिरेगा ना। अब ये इसको पहले चला आएगा। अच्छा इसको हम क्या किस में बदल दे? लॉग में। तो लॉग में बदलने के लिए क्या करते हैं? और एनएस इक्वेशन याद है ना, ऐसे प्रूव करवाया था, ये सब उसमें टर्मिनोलॉजी यूज हुआ था। और ये पहले चला आएगा, तो पहले आएगा तो क्या होगा -2.2000
अपॉन टी इक्वल टू, ये ln e का वैल्यू 1 हो गया, ये क्या हो गया -1000 अपॉन टी। ये log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, 2.303 माइनस, ये इधर लेके जाओ इसको, तो -1000 अपॉन टी प्लस 2000 अपॉन टी, ये टी कितना आ गया 2.303 इक्वल टू 1000 अपॉन टी, टी कितना आ जाएगा 1000 अपॉन, अच्छा वो मैं नीचे लिख दिया हूँ के केल्विन है, सोचना के कहाँ से आ गया, तो टेम्परेचर केल्विन, ऑप्शन क्या आएगा 4। ठीक है, तो कल हम, आज वॉल्यूम बनाना मैं इक्वेशन दे दिया है, और कल हम अरनियस जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन बनवाएंगे। तो कल पूरा क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, दोनों क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन देंगे। आज पूरा कंप्लीट हो गया है, आज बना भी लेना, आसान आसान है, और कल हम क्वेश्चन बनवाएंगे। अब इसमें देखोगे तो कहाँ केमिस्ट्री तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, केमिस्ट्री इसमें कहाँ दिख रहा है, बस ये है कि अरनियस के फॉर्म में लिखा है। मैथ का भी स्टूडेंट इसको नॉर्मली बना सकता है। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब बना के लाना।